निक्षेपात्मक वाला बता रही है। कौन सा? निक्षेपात्मक वाला भूमिगत जल में हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए भूमिगत जल से 3 फिगर पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। स्टैलेक्ट पहला है उसका स्टैलेक्ट, दूसरा आपका स्टैलेमाइट, तीसरा आपका कंदरा स्तंभ, ठीक है। ये 3 स्थितियां हैं भूमिगत जल का, ये तीनों में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये कैसे बनते हैं? ये निक्षेप द्वारा बनते हैं। जब चूना पत्थर की चट्टानों में जब जल प्रवाहित होता है तो ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, गुफा बन जाती है, अंधी घाटी बनती है और उस गुफा के अंदर वो नदी क्या बनती है, प्रवाहित होती है। इसके में क्या होता है आपका, जैसे कि जब कोई मान लीजिए ये क्या है, केव है, गुफा है, ठीक है, नदी इसमें प्रवाहित हो रही है और क्या होगा, ये चूने की चट्टानें हैं, कैसे हैं, चूने की चट्टानें हैं, तो क्या होंगी, इसका क्या करेंगे, ये चट्टानें इसका गिरेंगी, ठीक है, और ऊपर जमा भी होंगी, ठीक है, ये ऊपर जमा होंगी और एक साथ जमा होते हैं, ऊपर क्या होंगी और नीचे गिरेंगी। तो जहाँ नीचे गिरेगी वहाँ भी क्या करेंगे, जमा होंगी, यहाँ भी ये क्या होंगी, जमा होंगी। यह भी जमा होते तो क्या करेगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ये भी नीचे तरफ पड़ेगा। एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जब ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट। समझ लीजिए क वाला जो पोर्शन ये क है ना, स्टैलेक्ट क वाला क्या रहता है, हमेशा ऊपर रहता है, ध्यान रखना, हमेशा डिफरेंस क्या करना, क को हमेशा क्या करना है, ऊपर रखना है, और ग है जो ग नीचे है, ग को हमेशा क्या करना है, यहाँ रखना। ये स्टैलेक्टाइट हो गया और ये स्टैलेमाइट हो गया। सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्या बोलिए। जैसे जब नदी प्रवाहित होती है किसी चूने पत्थर के चट्टानों में, ठीक है, तो वहाँ भी वो कुछ स्थापित्यां का निर्माण करती है। जैसे मैंने बोला आपका बहता हुआ जल नदी द्वारा, मैंने बोला इसे पवन द्वारा, सागर की लहरों द्वारा और हिमालय द्वारा, ये मतलब 2 चीज़ें काम करती हैं। किसी भी स्थल खंड को क्या करती हैं, या तो काट छाट के उसका स्वरूप बदल देती हैं, या काटे छाटे हुए जो पत्थर और कंकड़ के टुकड़े रहते हैं उनको कहीं निक्षेप करके वहाँ का भी कुछ स्वरूप का निर्माण करती हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हुई, या तो काट छाट कर या उनका अपवर्जन करके कुछ स्वरूप का निर्माण करती हैं, और या तो वो उन कंकड़ पत्थरों को या मिट्टी के टुकड़ों को जो भी अगर कहीं भी निक्षेप करती हैं, कहीं जमाव करती हैं, तो वहाँ भी कुछ चीज़ें वो बनाती हैं, कुछ स्वरूप का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो सेम यहाँ भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या है आपका, निक्षेप में ये पूछा जाता है कि स्टैलेक्टाइट क्या होता है, स्टैलेक्टाइट क्या होता है और कंदरा स्तंभ क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये जो निक्षेप से बनती हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो स्टैलेक्टाइट होता है। जब नदी क्या करती है, किसी चूने पत्थर का मान लीजिए सरफेस है, क्या है, ये धरातल है, ठीक है, और किसी चूना दिख रहा है, यहाँ से पानी नीचे दिख रहा है, तो पानी जब रिसेगा तो चूना भी उसके साथ आएगा, चूना के पत्थर कड़ भी आएंगे। तो जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे इनका जमाव ऊपर भी होता है, जैसे इनका जमाव कहाँ होंगे, जब यहाँ भी होगा ऊपर भी, और ये पानी के रूप में नीचे टपकेंगे। तो जहाँ टपकेंगे नीचे वाला ये भी क्या है, नीचे का ये भी क्या है, सरफेस है, मतलब नीचे वाला एक पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी जमा होगा, ठीक है, यहाँ भी जमा होगा। तो इस ऊपर वाले जो जमाव होगा इसे हम क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट कहते हैं, और नीचे वाले जमाव क्या कहते हैं, हम स्टैलेमाइट कहते हैं। किसी ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये यहाँ से जमा होता जाता है ऊपर, और ये वाला भी क्या करते हैं, यहाँ से जमा होता हुआ आता है। एक समय ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ। जैसे अभी सर ने बताया
है ये वाला पोर्शन दिख रहा आपको? देखिए ऊपर से क्या हुआ है ना, एक ऊपर से जमा हुआ है, देखिए नुकीले दिख रही है आपको, अजी जो ऊपर दिख रहा और नीचे से भी जमा है, ठीक है। तो इन दोनों को जो जमा है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट, और नीचे वाले को स्टेलेक्टाइट, यानी ग और ग का हिंदी में डिफरेंस है, ठीक है। और जब दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि कभी ये देखिए दोनों मिल गया है, ये पोर्शन देखिए ऊपर नीचे, ये केंद्र स्तंभ हो गया, ठीक है। ठीक है, ये दोनों क्या मिल गए हैं, ऊपर नीचे वाला भी आकर एक समय और ऊपर वाला भी, जब दोनों का जमा होता है तो दोनों मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? केंद्र स्तंभ। और ऊपर वाले पोर्शन क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट, और नीचे वाले को स्टेलेक्टाइट, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज को, दोनों वहाँ है। तो ये चीजें हैं, ये अक्सर पूछा जाता है, और इसमें लोग क्या करते हैं? कंफ्यूज होते हैं। वो पूछता है जब गुफाओं में चूने पत्थर की चट्टानें जब ऊपरी क्षेत्रों में उनका जमा होता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तीनों चारों ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें क्या करना है, मतलब उसको चूज करना है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ जी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कौन सी चट्टानें? चूना पत्थर की है, ये चूना पत्थर की चट्टानों में ही ऐसा होता है, ठीक है। जैसे यूगोस्लाविया वाले क्षेत्र में ऐसा पाया जाता है, यूगोस्लाविया, ठीक है, ये वाला वहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसमें जो होंगी आपकी अंधी घाटी और गोल रंध्र होंगे, ठीक है, ज्वाला होगा। जब वो छोटे छिद्र होंगे तो गोल रंध्र होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो ज्वाला होते हैं, फिर गोलजो होते हैं, ठीक है। ये सीमित चीजें हैं, अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताएगा, उसको हम एक एक करके उसको भी क्या करेंगे, समझा देंगे। लेकिन हाँ, ये चार हैं जो, इन चारों का आपको अपवर्तन द्वारा और निक्षेप द्वारा इस आकृतियों का जरूर से जरूर अलग अलग करके डिफाइन करना है और हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आएंगे, एक तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अक्सर आपको सागर वाला मिलता है, सागरी क्षेत्र में, जैसे पूछ दिया हुक, उससे हुक कैसे बनता है और कहाँ, क्या मतलब अपवर्तन द्वारा बनता है या निक्षेप द्वारा बनता है, ठीक है। पूछ लिया नेचुरल प्राकृतिक चिमनी के बारे में पूछ लिया। प्राकृतिक चिमनी कौन सी आकृति यानी किसके द्वारा बनती है? प्राकृतिक चिमनी किसके द्वारा बनती है? टोम्बोलो, क्या टोम्बोलो किसके द्वारा बनती है? टोम्बोलो, हाँ, ठीक है। ये निक्षेप होता है सब, क्या होता है ये? टोम्बोलो क्या होती है? निक्षेप। और प्राकृतिक चिमनी क्या होती है? जब मेहराब बनता है, कैसे? जैसे मान लीजिए ये वही आपका पोर्शन है, क्या है ये? समुद्री क्षेत्र में क्या थी? चट्टानें थी, ठीक है। इसी कारणवश क्या हुई, इधर से जब छेद कंदरा बनाती हुई, जब लहरें क्या करती हैं, इधर से काटते हुए कंदरा बनाती हैं, एक गुफा बनाती हैं, और उधर से भी क्या मतलब लहरें उस चट्टान को काटते हुए गुफा बनाती है। जब दोनों काटते हुए एक दूसरे के सामने मिलती हैं तो एक क्या होती है, एक मेहराबनुमा आकृति बन जाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। और ये जो नीचे बनता है इसे क्या कहते हैं? खड़ी हुई। कभी ये किसी कारणवश क्या होगा, ये टूट कर नीचे कोलैप्स हो जाता है,
यानी ये वाला पोर्शन टूट जाता है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका, ये टूटकर कोलैप्स हो गया, तो फिर ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इस खड़े वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, हाँ जी, जब मेहराब, हाँ कोई बताए, हाँ ठीक है, इसके स्टाफ बोलेंगे और स्टैक भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसीलिए मैंने कहा था सागर का भी, भूमिगत जल का भी, और आपका न बहता हुआ नदी के जल के द्वारा और आपका हिमानी द्वारा। इसके बाद पर हिमानी का भी था, लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि पहले आपने 4 करके लाए। इसके बाद क्या है, पर हिमानी भी, जिसमें बेंगो, परमाफ्रास्ट जैसी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिलहाल अभी ये चीज़ें करने के लानी है, और इसको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर हाल में करना है। और जो भी इसमें जो भी शब्द आ रही है आपको समझ में नहीं आएगी, वो मुझसे आप पूछेगा, हम यहाँ पर चीज़ें समझाएंगे, ठीक है, ऐसा समझे। और इसके बाद हमने कहा था लवणता, सैलिनिटी और टेम्परेचर, महासागरीय तापमान के बारे में मैं बताया था। अगर महासागर के तापमान को देखा जाए, उसका तो वर्टिकल देखा जाएगा एक तरह से, सरफेस से लेकर नीचे तक, और एक होगा उसका हॉरिजॉन्टल यानी अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश पर उसका टेम्परेचर कैसा है महासागर का, और उससे तली से लेकर मतलब सरफेस से लेकर नीचे तक का। तो मैंने आपको बोला था जब भी महासागर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, सरफेस मतलब उसका धरातल जो होता है, सरफेस मतलब तल का जो ऊपर वाला लेवल होता है, तो वो क्या होता है, वो हमेशा ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो किसके संपर्क में है, ज़्यादा सूर्य के संपर्क में। लेकिन जैसे ही 200 मीटर नीचे आएंगे हम लोग, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और लास्ट में नीचे ठंडा होता है। अक्सर आप लोग तालाबों में, कोई तालाब में नहाया होगा या नदी में कोई नहाया होगा, तो अक्सर देखता होगा कि ऊपर वाला जल क्या होता है, गर्म, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, ऊपर वाला जल उसका गर्म रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, उसका ठंडा रहेगा। ये चीज़ हो गई, ये क्या है, वर्टिकल हो गया आपका, ऊपर से लेकर नीचे तक का। और मैंने बताया था कि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ इनका क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। लेकिन क्या है, जैसे ही आपका ये हो गया कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा, कंपेयर टू मकर और मकर रेखा पर, वहाँ पर क्या होगा, स्वच्छ आकाश रहता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए वहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। और यहाँ पर भूमध्य रेखा क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर होता है, उसके बाद वाष्पीकरण होता है, फिर दोपहर के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक घनघोर वर्षा होती है, जिससे टेम्परेचर क्या होता है, उसके डाउन होता रहता है। इसे हमेशा एक बार भी एग्जाम में पूछा गया है, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर दोपहर के बाद हमेशा वर्षा होती है, तो कौन सा क्षेत्र कहेंगे आप लोग, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो मैंने बताया था, तो ये जैसे हम भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर उनका महासागरों का घटता जाता है। और देखा जाए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर महासागर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध के कंपेयर में ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर स्थल की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो टेम्परेचर अधिक होगा। दक्षिण गोलार्ध में क्या है, स्थल की मात्रा कम है, वहाँ जल ही जल है, तो टेम्परेचर क्या होगा, एक तरह मेंटेन रहता है वहाँ पर, ठीक है। और जैसे ये हो गया कि ताप प्रवणता बोलते हैं, ताप प्रवणता मतलब टेम्परेचर का जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता वो सीमा रेखा होती है जहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो एक मतलब एक लेयर के बाद सागर के वो टेम्परेचर कम होता है और वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसमें जैसे कि टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक, टेम्परेचर को कौन प्रभावित करेगा, जैसे मौसम कैसा हो गया, चेंज हो गया, मौसम क्या होगा, चेंज हो गया, ठंडा गर्म का मौसम था, ठंडाई का मौसम हो गया, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चक्रवात आ गया तो टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाएगा, तूफान कोई आएगा तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। और मान लीजिए एलिनो, एलिनो लानीना का नाम सुना है हम लोगों ने, ठीक है। तो एलिनो भी क्या करती है, कभी 4-5 साल में एक बार आती है। पहले वहाँ कौन सी धारा बहती थी, पहले कौन सी धारा बहती है यहाँ पर,
अमोल्ड बहती है, अमोल्ड एक ठंडी का चारा, लेकिन बाद में 4-5 सालों के बाद 6 सालों के बाद एक बार आती है अलीनो, ठीक है, तो वो बढ़ती है, तो उसे गर्म कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो टेम्परेचर भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ कम रहा है, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। इसको एक बार आप पढ़ के आना, ठीक है, इसमें कुछ दिखाने की जरूरत तो नहीं। हाँ जी, अल्नीनो लानीना इसके बाद चैप्टर है, उसको आप लंबा क्लास नहीं कुछ समझाएंगे उसे, क्योंकि अल्नीनो लानीना क्या है, वो भारत क्या हमारे देश के उससे मानसून प्रभावित होता है, इसलिए उसको हम एक चैप्टर एक लेक्चर लेंगे उसके लिए, ठीक है, अल्नीनो लानीना, और अच्छे से आपको मैप के थ्रू समझाएंगे, दक्षिण ध्रुव क्या है, एनसो क्या है, ये सब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमने बचा के रखा है लेक्चर के लिए, ताकि आपको जैसे इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये होगा कि वहाँ भी आपको दक्षिण पश्चिम मानसून को समझने के लिए एक लेक्चर चाहिए, और इसलिए अल्नीनो लानीना को भी लिए एक लेक्चर चाहिए आपको, ताकि आपको कभी भी किसी भी को समझाना पड़े कि भारत में वर्षा कैसे होती है, तो आप एक बार उनको बोल सकें, ठीक है, ये चीज़ें होना चाहिए। तो ठीक है, तो आपको ये हमने बता दिया, तो टेम्परेचर आप लोगों को समझ में आया, घर पे जाइए उसको पढ़िए एक बार, नहीं समझ में आता है फिर बोलिएगा तो हम लिखवा देंगे, लिखवाने की जरूरत उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, बस इतना ही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक और आपका ऊपर से नीचे तक, ठीक है। 2 इसके बाद आता है लवणता, लवणता के बारे में मैंने बताया था हम लोग को, सैलिनिटी के बारे में, कि कहाँ कहाँ ज़्यादा जाएंगी, जहाँ जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा, जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमेशा ये भी क्या होगा, आपके ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होगा, ये कम होती जाएगी, और ये भी देखना है, मैंने बोला था आप लोगों को, खुले सागर, बंद सागर और अर्ध खुले सागर, इनमें लवणता की मात्रा क्या होती है, कम, अलग अलग होती है। बंद सागर में क्या होता है, लवणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये भी डिपेंड करता है कि वो सागर कहाँ पर है, वो सागर अगर ध्रुवों पर है तो उसमें कम होगी, अगर वो सागर आपके कर्क मकर रेखा पर है तो ज़्यादा होगी। जैसे आपका मृत घाटी का नाम सुना है, डेड सी का मृत सागर का नाम सुना है, कहाँ पर है ये मृत सागर, कहाँ है मृत सागर, नहीं सुना आपको, डेड सी आपको कहाँ मिलेगा, जॉर्डन के पास है, कहाँ पर है, जॉर्डन के पास है, इसलिए कहते हैं मैप देखा करिए आप लोग अक्सर, ठीक है। डेड सी कहाँ पर है, जॉर्डन के पास है, इसमें लवणता इतनी ज़्यादा है कि आदमी उसमें गिरेगा तो डूबेगा नहीं, उसमें वो तैरते रहेगा, इतनी लवणता है उसमें कि वो आदमी उसमें डूबेगा नहीं, वो तैरते रहेगा। उसके बाद टर्की का वान लिक आती है, वान झील, तुर्की का वान झील आती है, जो इसमें भी लवणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैस्पियन सागर भी आता है, उसमें भी है, ठीक है। तो ये लवणता के जो झीलें हैं इसमें कम होता है ना, हाँ कम होता है, क्योंकि उसमें क्या होती हैं, वोल्गा जैसी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, ये चीज़ें बना वो उसको कम करती हैं। और एक है कि आपके जो लाल सागर है, ठीक है, इसमें भी क्या है, लवणता ज़्यादा होती है। आपका जैसे ये भी क्या है, एक पतला सा सकरा है, भाग है, और एक इसका एक पोर्शन किससे मिला हुआ है, आपका अरब सागर से, कि बंगाल की खाड़ी से मिला है, कहाँ से, अरब सागर से मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये डिपेंड करता है कि वो सागर कैसा है, अगर बंद है तो ज़्यादा लवणता, आधा खुला है उससे थोड़ी कम लवणता, और पूरा खुला है तो उससे कम लवणता, ठीक है। ये हो गया। तो इसको भी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, जैसे हमने बोला आपको कि देखिए हवाएं 3 तरह की चलती हैं, 3 टाइप की हवाएं पाई जाती हैं जो पूरी पृथ्वी चलती हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है क्या, मतलब परमानेंट हवाएं जो हमेशा चलती रहती हैं। तो कौन कौन सी हैं आपकी, ये पढ़ाएंगे वायुमंडल में, लेकिन अभी समझ लीजिए
आपकी क्या होगी? व्यापारिक। दूसरा पछुआ। तीसरा आपका ध्रुवी। ये परमानेंट हवाएं हैं, 3 हवाएं हैं जो आपकी कही जाती हैं। ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कौन सी हवाएं होंगी आपकी? क्या? और ये आपकी पछुआ। ठीक है, ये भी क्या करती हैं? आपके टेम्परेचर को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं और आपकी लवणता को भी प्रभावित करती हैं। जैसे जब भी व्यापारिक हवाएं चलती हैं तो महाद्वीप के किस हिस्से में? महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में क्या करती हैं वो? बारिश करती हैं। क्या करती हैं वो? बारिश करती है ना। यहाँ का क्षेत्र नहीं है। जब ऐसे चलेंगी तो ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है? ये ब्राजील का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा? पूर्वी है सर। मैंने हमेशा बोला है जब भी डायरेक्शन की बात आए तो हमेशा क्या करिए? हमेशा ऊपर, नॉर्थ, नीचे, अब क्या होगा? फिर इसके बाद फिर आप वेस्ट। हमेशा जब भी ये चीज़ें आए उसमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए कि अगर नदी का हमें देखना है तो क्या करना है? खड़े हो जाना है। उसके इधर बहाव जा रहा है, उधर खड़े हो जाना है। फिर अपना मुख इधर क्या कर देना, उसको उत्तर मान लेना है। पीछे आपको दक्षिण कर देना है। और ये आपका ईस्ट और वेस्ट। हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन की बात है चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो आपका तो ये हवाएं चल रही ना आपकी, ऐसे चलेंगे। ये 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री है ना। तो हवाएं ऐसे चल रही है ना, ऐसे से ऐसे चल रही है। तो हमेशा क्या करेंगे? ये महाद्वीप में क्या होगी? उल्टी से टकराएंगे। तो ये सागर का चल देकर क्या करेंगे यहाँ पर? तो इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भूमस्थ मतलब मरुस्थल क्षेत्र होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, ये हुआ आपका। तो ये जैसे पोर्शन है आपका, इसके क्या पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? इसका मरुस्थल है। तो हमेशा क्या होगी? वो पश्चिमी क्षेत्र में इसके मरुस्थल पाए जाते हैं। समझ में आया? लेकिन इसकी उल्टा अपोजिट क्या होता है? पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं क्या करती है? वो पश्चिमी क्षेत्र पर क्या करती है? उसके महाद्वीप की वो उसके लिए करती हैं। लेकिन आप उसका पूर्वी क्षेत्र क्या होता है? उसका शुष्क रहता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और यहाँ जो वर्षा करने का है वो धाराओं पर भी डिपेंड करता है। महासागरी धाराएं, अगर महासागरी धाराएं ठंडी हैं तो उस क्षेत्र में क्या होगा? वर्षा होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होगी? गर्म हवाएं को उठेंगी नहीं। हाँ, उठने के बाद ठंडी नहीं होगी। ऑलरेडी क्या करेंगे? पहले से वहाँ पर हो ठंडी है, भारी हवाएं हैं। कोई हवा ठंडी है और भारी है तो कैसे करेंगे? वो नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं उठेगी उसमें। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये जब वर्षा पढ़ाएंगे तो आप हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो आपको सॉलिडिटी जो होती है वो 3-4 चीज़ों पर वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है। वर्षा अधिक हो रही है तो वहाँ पर लवणता क्या होगी? कम होगी। दूसरा आपका नदी कोई वहाँ पर गिर रही तो वहाँ की लवणता क्या होगी? कम को प्रभावित करेगी। और ये भी देखना है अक्षांश, अगर वो उच्च अक्षांश पर है तो उच्च अक्षांश यानी ध्रुव की तरफ। जब हम कहें उच्च अक्षांश मतलब ज़्यादा नंबर के अक्षांश, जब कहें निम्न अक्षांश तो कम नंबर के अक्षांश। 0 डिग्री क्या है? निम्न कम नंबर है, तो निम्न अक्षांश हो गया। जब हम कहें उच्च अक्षांश तो आप क्या करना है आपको? मतलब 66, 90, आपका 70, ये सब क्या होंगे? हाई क्या होंगे? हाई एटीट्यूड और मतलब लो एटीट्यूड, ये चीज़ें हो गई आपकी। तो ये भी क्या करते हैं? उसको प्रभावित करता है। ऐसा में तो ये आपको देखना है प्रभावित करने वाले कारक। और दूसरा क्या कहता है? सूर्यातप की मात्रा भी
यानी सूर्य की किरणें कितनी उस क्षेत्र में पड़ रही हैं, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसा, वहाँ पर मतलब लवणता कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो लवणता क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो घर पे जाइएगा, नमक लीजिएगा और एक भगोनी में रख लीजिएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसका टेस्ट करिएगा, स्टार्टिंग में उसका टेस्ट करिएगा, उसके बाद देखिए उसका कितना मात्रा है नमक की, उसके बाद उसको गर्म करिएगा, उसका जो पानी है वाष्प बनकर जब उड़ जाता है तब फिर टेस्ट करिएगा, तो पता चलेगा दोनों में क्या है डिफरेंस है। पहला वाला कम, लेकिन दूसरा वाला क्या होता है ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, पानी चला गया, अब सिर्फ लवणता बची है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो कभी भी सीक्वेंस बनाने क्या है, तो लवणता बनाने क्या होगा, वाष्पीकरण हाई, जैसे आपको लवणता कहाँ पर, वाष्पीकरण हाई होना चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होना, हाई होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका वहाँ माइनस कर दीजिएगा क्या, मतलब आपका वर्षा हो गया, आपका ये मतलब कि छाछ हो गया, नदी हो गया, ठीक है, सब चीज़ें हो गई, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? हाँ जी, अभी भी बोला करिए, इससे मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ के नहीं आए। जब बोलेंगे तो समझ में आया कि आप लोग पढ़ कर आए हैं, आप मुझसे थोड़ा सा डिस्कस किया करिए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है। अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं, मुझे नहीं आता है, तो मैं जाकर उसको देखता हूँ, तो मुझे भी फायदेमंद है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझसे पूछा करिए, लेकिन ये कब करेंगे, जब आप लोग खुद पढ़ेंगे तब। आप लोग पास टाइम ही नहीं लगता बच रहा है, सोशल मीडिया ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं आप लोग, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। चलिए आप क्या करिए, सागरी निक्षेप, फ्योर्ड है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा फ्योर्ड तट कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं। क्या है तट, आपके 3 टाइप होते हैं। रियर तट समझे आपको मिलता है क्या, रियर तट, दूसरा फ्योर्ड तट, और एक तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट तट, ठीक है। अक्सर ये आता है डिफरेंस करने के लिए, क्या होता है आपका रियर तट, ठीक है। ये 3 तट होते हैं। ये जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग किसी ने नहीं पूछा। जब आप सागरी निक्षेप के बारे में पढ़े होंगे, सागर वाला जिसका किया, तो उसमें आया होगा ये, इसलिए कहते हैं आप लोग पढ़ा करिए, या तो आप लोगों को पता होगा। हाँ जी, मालूम है आपको, मालूम है, जो बता है वो बताइए, आप पढ़े जाइए। हाँ अच्छा, और बस इतना ही नहीं पता था आपको? ठीक है, आपने बताया सही, लेकिन गलत बताया, उल्टा बता दिया। जो रियर तट होता है वो नदियों द्वारा होता है। जब नदियाँ क्या करती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, तो वो किसी कारणवश क्या होता है, जलमग्न हो जाती हैं। क्या होती हैं, जलमग्न हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम रियर तट कहते हैं। नदियों द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी जब जलमग्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं,
रिया तट कहते हैं। ये क्या हो गया? ये नदी, ध्यान रखिएगा। रिया क्या है? नदी द्वारा। उसके बाद आपका फ्योर्ड तट आता है, ठीक है। ये आपके उच्च अक्षांश बनते हैं। कहाँ पर? ये आपके इस एरिया में, नॉर्वे, फिनलैंड, सब चीज़ों में बनते हैं, ठीक है। ये हिमालयीकृत घाटियाँ हैं। जब हिमालयीकृत घाटियाँ यू आकार की घाटियाँ बनाती हैं, जब ये जलमग्न हो जाती हैं, जाती हैं जलमग्न हो जाती हैं, तब ये उन्हें फ्योर्ड तट कहते हैं। हिमालयीकृत घाटियाँ, जलमग्न हिमालयीकृत घाटियों को क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया आपका? ये काम है हिमालय क्षेत्रों में। तकलीफ कटी कटी रहती है ना? हाँ जी, इनका कटा कटा रहता है। हाँ कटा फटा रहता है वो। लेकिन आपको क्या देना है? आपको ये देना है, जब वो पूछेगा डिफिनेशन आपका कि आपको फ्योर्ड तट के बारे में बताइए, फ्योर्ड तट है क्या? ये तो फ्योर्ड तट क्या करना है? उच्च अक्षांशों में हिमालयीकृत घाटियाँ जब जलमग्न हो जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट कहते हैं। उनका मुहाना, ठीक है, या उनका घाटी, बी आकार की घाटी जो होती है वो नदी द्वारा होती है। उन्हीं नदियों में क्या होता है? उन्हीं घाटियों में जब जल क्या बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करती है? इसको यू शेप देती है, यू आकार, तो इसे हो जाता है। ये हो गया आपका फ्योर्ड तट। डिफरेंस पता है हम लोगों को? रिया तट कैसे बनता है? नदी द्वारा। इन नदियों द्वारा निर्मित जलमग्न घाटियों को क्या कहते हैं? रिया तट कहते हैं। और फ्योर्ड तट किसे कहते हैं? हिमालय द्वारा निर्मित जलमग्न घाटियों को फ्योर्ड तट कहते हैं। ये उच्च अक्षांशों में निर्मित होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डाल्मेशियन तट। जब तटीय क्षेत्रों में, किसी भी देश के तटीय क्षेत्रों में ऊंची ऊंची उसके समानांतर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जलमग्न पहाड़ियाँ, ठीक है, जो पाई जाती है उनके पैरेलल के समानांतर। जैसे ही कोई है, जैसे आपका ये है भारत है, इसके समानांतर क्या होंगी? घाटियाँ पाई जाएंगी, मतलब पर्वत श्रेणी और आपकी बहुत सारे खबर मैदान पाए जाएंगे, ठीक है, उच्चावच पाए जाएंगे। जब उच्चावच किसी कारणवश वो दिखते हैं एक द्वीप के रूप, जो बाहर निकल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं डायमेंशियन तट कहते हैं, ठीक है। असल में क्योंकि वो तट के समीप ही उनका निर्माण होता है किसी भी क्षेत्र में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसी भी देश के या किसी भी क्षेत्र के या किसी भी तटीय क्षेत्र के समानांतर जलमग्न उच्चावच को हम क्या कहते हैं? डायमेंशियन तट। ये कभी कभी इनके जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो उन्हें एक द्वीप के रूप में हम मानते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपको क्या कहना है? किसी भी कोस्टल यानी तटीय क्षेत्र के समानांतर जलमग्न उच्चावच को क्या कहते हैं हम? डायमेंशियन तट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और एक सागर तट होता है, पता ही है आप लोगों को। और एक के बाद आपका ये आता है कि किसी भी सागर क्षेत्र में आपका कितना अधिकार है, ठीक है। ये आता है जिसमें 12 मील होता है, 24 मील होता है, फिर उसके बाद आपका 200 मील होता है। उसके बाद सबका अधिकार होता है। 200 मील के बाद तो समुद्री क्षेत्र में किसी का अधिकार नहीं होता, सबका अधिकार होता है। वो जब हम लोग अधिकार क्षेत्र पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 12 मील तक क्या क्या करना है, 12 मील का पूरा सब कुछ फलाना है, सब कुछ कर सकते हैं। 12 से 14 यानी 0 से 24 तक जाने पर शोध वगैरह चीज़ें भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर 200 तक जाने पर हम लोग मतलब वसूली टैक्स वसूली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उसके बाद फिर 200 के बाद फिर सबका अधिकार है, उस पर किसी का किसी एक देश का अधिकार नहीं। ये चीज़ें और कभी कभी लगता है आप लोगों को जब जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में इतना दूरी तो है नहीं, 200 मील की दूरी तो है नहीं, उसको वो थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के रूप में बीचों बीच करके उसको किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ये जब पढ़ाएंगे भारत में हम इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पढ़ाए कोई और पढ़ाए, ठीक है, जैसा भी हो, तो उसके में आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आ गया आप लोगों को? क्या क्या? 12 0 से 12 फिर 12 से 24 मतलब 12 24 यानी 0 से 24 फिर 0 से 200, बस 3 है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका और कुछ पूछना है? एक बार प्लीज फिर जाइएगा, आपको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें नहीं आएंगी फिर पूछिएगा। ये समझ में आ रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं?
जैसे इन्होंने पूछा, इसका मतलब ये पढ़ रही हैं। रिएटेड पूछा, पिवोटेड पूछा इन्होंने, और डायमेंशन पूछा। तो आप लोग भी पढ़िए, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और इस बार भी टॉपर चेंज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें आपका क्या होगा? ठीक है। इतने सारे सागर के नीचे निक्षेप पाए जाते हैं, जिसमें आपका स्थलीय निक्षेप, जिसमें आपका बालू, बजरी, कले, पंख, ठीक है। पंख भी 3 टाइप होते हैं, लाल, नीला, हरा, ठीक है। इसके बाद आपका ज्वालामुखी निक्षेप होता है। इसके बाद आपका जैविक निक्षेप में आपका एक नेरेटिव मतलब क्या होता है? तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपीय मॉनिटर वाले। पेरिजिक मतलब नीचे, सागरी का अंदर, ठीक है। उसमें आपके 2 होते हैं, चूना प्रधान होता है और आपका सिलिका प्रधान होता है। चूना प्रधान में 2 होता है, टेरोपाड और ग्लोबिक जेरिना। उसके बाद आपका होता है रेडियोलेरियन और डायटम, ठीक है। ये चीजें हैं, ये क्या है? ये सागर में जो क्या होता है? जमाव होता है, कौन से मलबा उसमें सागर में जाता है। इसमें सागरी निक्षेप यानी सागर के अंदर कौन कौन सा निक्षेप होता है, यानी उसका जमाव कौन कौन से पदार्थों का होता है। इसमें क्या होगा? जैसे कि नदी द्वारा ले जाया जाता है मलबा, इसमें क्या होंगे? कंकड़ पत्थर, बालू, मिट्टी, पंख, ये होंगे ना। तो स्थल में क्या होंगे? ये सब होकर जाएगा, ठीक है। कंकड़ पत्थर, बालू, मिट्टी, कलेपन। फिर ज्वालामुखी होता है, सागर में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है। और उसके तटीय क्षेत्रों में भी होता है, उसके द्वारा जो मलबा जाता है उसका भी निक्षेप होता है। ये है नहीं है। उसके बाद फिर आपका ज्वालामुखी हो गया। फिर कहा रहा है कि जैविक निक्षेप, जैविक में 2 टाइप का है। एक होता है कि धरातल यानी उसके महाद्वीपीय, मैंने पर इसके पहले पढ़ा था महाद्वीपीय मंग तट। महाद्वीपीय मंग तट पर जो भी निक्षेप पाए जाते हैं, जैविक, जो भी जीव जंतु वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं, उसका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पेरिजिक निक्षेप, पेरिजिक मतलब सागर के अंदर जो भी निक्षेप पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरिजिक निक्षेप, जिसमें चूना प्रधान होता है और सिलिका प्रधान होता है, ठीक है। अब समझ में आया नहीं? अगर कोई पूछे निक्षेप, महासागरीय निक्षेप के बारे में बताइए, निक्षेप क्या होता है? डिपोजिट, कोई भी चीज किसी भी जगह पर ला के रखना क्या कहलाता है? निक्षेप कहलाता हो। तो उस निक्षेप में क्या क्या, मतलब सागरीय क्षेत्र में कौन कौन सा निक्षेप होता है, ये बताना है आपको। क्या बताना है? सागरीय क्षेत्रों में किस किस का निक्षेप होता है, ठीक है। उसमें आपको यही बताना है कि आपको इसको देखा जाए तो 3 टाइप के निक्षेप मिलेंगे। क्या क्या? एक स्थलीय निक्षेप, यानी स्थल के द्वारा जो भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी वगैरह समुद्र के अंदर जा रहा है, उसका वो वहाँ पर क्या हो रहा है? निक्षेप हो रहा है। दूसरा आपका ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के पदार्थ जो भी चीजें हैं उसका लावा हो गया, ठीक है।
उसका आपका जो कंकड़ पत्थर उससे भी जो निकलते हैं बोल्डर टाइप के, वो भी उसका भी निक्षेप हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है जैविक। जैविक में आपका भी दो टाइप होते हैं, एक ऊपर जो चीज़ों की पाए जाते हैं सागरी सबसे ऊपर वाले लेयर में, और एक नीचे वाले में। तो ऊपर वाले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनका जो मरने होने पर वहाँ पर उनका निक्षेप होता है, उसे कहेंगे हम नेरेटिक निक्षेप या तटीय निक्षेप कहेंगे। नेरेटिक मतलब वो इंग्लिश में नेरेटिक कहते हैं उसको, हिंदी में उसको तटीय निक्षेप। उसका पैरेजिक मतलब सागरी गंभीर सागरी क्षेत्रों में बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, जब वो मरते हैं और कुछ होता है वो भी कहाँ करते हैं, वहीं पर उनका क्या होता है, जो मलबा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वहीं पर उनका जमा होता है, उन्हें पैरेजिक निक्षेप करेंगे। ठीक है, हमने बोला कि सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर कितने लगभग 200 मीटर कितना होता है, लगभग 200 मीटर के आसपास उसका रहता है। कितने मीटर तक, 200 मीटर तक। ठीक है, सूर्य का प्रकाश महासागर के तल से लेकर नीचे तक कितना जाता है, 200 मीटर तक। जितने भी जीव जंतु लगभग छोटे जो पाए जाते हैं लगभग यहीं पर ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रकाश की मात्रा उनको अच्छे से मिल जाएगी, तो वो नेरेटिक वाले में आ जाएंगे और पैरेजिक वाले में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अभी भी इसमें किसी को डाउट बताइए? नहीं, तटीय क्षेत्रों भी होगा, लेकिन अगर वो कटक होगा, जब दो क्या होंगी, दो प्लेटें खिसकेंगी अगर बगल एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, तो वहाँ से लावा निकलेगा और वो जमाव करेगा, तो भी निक्षेप है। तो कोई जरूरी नहीं है कि तटीय वाले भी हो, कहीं कहीं आपको ज्वालामुखी द्वीप मिलते हैं सागरों में, नहीं मिलते हैं, मिलते हैं नहीं, ये भी कंफ्यूजन अभी। इसके पहले मैंने पढ़ाया जब सागरी प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है, द्वीप का निर्माण होता है, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा घर पे जाकर थोड़ा नोट्स भी पढ़ा करिए वो किताबों में, क्योंकि देखिए हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा टच कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है। बाकी अगल बगल भी पढ़िए आपको थोड़ा सा घर पे जाकर। तो ये चीज़ हो गई, और कुछ? हाँ जी, आप समझ में आया आपको? देखिए ये आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप यहाँ पढ़ने आए इसका पढ़ने से फायदा लीजिए, जो भी चीज़ समझ में आए उसको पूछिए बार बार और ध्यान से पढ़ के रहिए। ठीक है सर, ये नीचे क्या लिख रहा है? ये चूना प्रधान है और सिलिका प्रधान है। इसके बाद आपको रेडियोलेरियम और डायटम, इसके बाद आपका इधर है टेरोबाट और ग्लोबिजेलिना। चलिए इसमें लिखिए महासागरीय निक्षेप में। और हाँ, आप लोग इसके बाद कल के लिए मतलब आपको लवणता के बारे में ज़्यादा नहीं 20 शब्दों में लिख लाना। कितने में? 20 शब्दों में सागरी लवणता और टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं 20 शब्द में, 20 शब्द में 2 क्वेश्चन। क्या करना है? 2 क्वेश्चन आप लिखिए, सागरी लवणता और टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं 20 वर्ड में यहाँ से लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कितने में? 20 शब्द में लिख लाना। चलिए महासागरीय निक्षेप। ये सभी पदार्थ जो महासागर, ये सभी पदार्थ जो महासागर के नीतल पर, जो महासागर के नीतल पर एकत्रित होते हैं या इकट्ठा होते हैं, वे सभी पदार्थ जो महासागर के नीतल पर एकत्रित होते हैं महासागरीय निक्षेप करते हैं। महासागरीय निक्षेप करते हैं।
मरे तथा रेनाल्ड ने मरे मरे तथा रेनाल्ड मरे तथा रेनाल्ड मरे तथा रेनाल्ड ने इन्हें निम्न भागों में बांटा है। इन्हें निम्न भागों में बांटा है। और ध्यान रखिएगा ये ग्रेवल, सैंड, क्ले और इसमें सिल्क भी है, सिल्क भी, ठीक है, ध्यान रखना है सब। ये आपके सिल्ट है जिसमें बाजरा, ठीक है, बालू, सिल्ट, कले और पन, ये पांच है ना। ये क्या है, ऊपर क्या है, इनकी मोटाई ज़्यादा है, फिर उससे क्या होगी, इनकी कम होती जाती है। एक बार सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया था, ध्यान रखना आपको। एक बार क्या करना था, इसमें सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया था आपको कि दे दिया था इसमें से कौन किसकी मात्रा ज़्यादा है, मोटाई किसकी ज़्यादा है। 4 ऑप्शन दिया था, चारों में से क्यों दिया था, तो ध्यान रखना इसको, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। और ये दोनों पूछा गया था, चूना प्रधान और सिल्का प्रधान, ये दोनों में ये इम्पोर्टेंट है। चूना प्रधान में कौन कौन आते हैं और सिल्का प्रधान में कौन कौन से आते हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चूना में क्या होगा, टेरोपार्ट और ग्लोबी जेलिना, ठीक है, जिसमें चूना की मात्रा अधिक होती है। और दूसरे में क्या है, रेडियन और आपका डायटम, तो यहाँ पे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको आपको बताते हुए जा रहे हैं, और उस पर ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। चलिए पहले स्तरीय निक्षेप, ये वाला स्तरीय निक्षेप, स्तरीय निक्षेप ये धरातली अपर्दन तथा अक्षय द्वारा प्राप्त पदार्थ होते हैं। ये धरातली अक्षय तथा अपर्दन द्वारा प्राप्त पदार्थ होते हैं। कणों के आकार, उनकी बनावट, कणों के आकार, उनकी बनावट, तथा रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर स्तरीय पदार्थों के बजरी, बालू, सिल्ट, कले, पंख आदि में बांटा गया है। बजरी, बालू, सिल्ट, बजरी, बालू, सिल्ट, कले, पंख आदि में बांटा गया है। पंख को भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। पंख को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख सम्मिलित है। इनमें चूने की मात्रा अधिक होती है।
इनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। पंख शांत जल में शांत जल में रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। पंख शांत जल में रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। नीले पंख में लौह सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। नीले पंख में लौह सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। नीले पंख में लौह सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। और लाल पंख में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लाल पंख में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और तथा हरे पंख में पोटेशियम हरे पंख में पोटेशियम के सिलिकेट एवं लोहा की मात्रा अधिक होती है। पोटेशियम के सिलिकेट एवं लोहा की मात्रा अधिक होती है। अगला ज्वालामुखी निक्षेप। ज्वालामुखी निक्षेप। अच्छा, कई चार्ट में कॉर्नर पे लिख लीजिए आप लोग कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है महासागर का कितना होता है। एवरेज टेम्परेचर औसत तापमान महासागरों का कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कई चार्ट में लिख लीजिए। ये एक नॉलेज के लिए कभी पूछ सकता है एग्जाम में। तो और औसत प्रवणता कितनी होती है महासागरों की। एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है 35। कितनी होती है 35। तो लवणता लिखिए, औसत लवणता 35 और औसत तापमान महासागरों का 27। ठीक है, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं इसको। क्योंकि जब भी पेपर बनाएंगे तो स्टेटमेंट हम दे देंगे ये सब चीजें, तो इसलिए ध्यान रखना हो। क्योंकि इसमें ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों का अपरदन की शक्तियों द्वारा महासागरों में निक्षेप होता है। अपरदन की शक्तियों द्वारा महासागरों में निक्षेप होता है। इनका जमाव नीलेपन के समान होता है। नीलेपन के समान होता है। जिसमें क्वार्टज की अपेक्षा लावा की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्वार्टज की अपेक्षा लावा की मात्रा अधिक होती है। क्वार्टज की अपेक्षा लावा
अब जैविक पदार्थ इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। इसमें जीवों के अस्थिपंजर, अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है। जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जीवों के अस्थिपंजर एवं वनस्पतियों के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। इनके दो वर्ग हैं। पहला तट तलवासी, जिन्हें नेरेटिव कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेरेटिव। हिंदी में तट तलवासी यानी तट के समीप रहने वाले, ठीक है। तट तलवासी, पहला नेरेटिव क्या? तट तलवासी। हाँ जी, कुछ पूछा? इसमें लिखिए महाद्वीपी मग्न तटों पर, महाद्वीपी मग्न तटों पर, महाद्वीपी मग्न तटों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, महाद्वीपी मग्न तटों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अवशेष के निक्षेप को तट तलवासी निक्षेप कहते हैं, नेट्रिक निक्षेप कहते हैं। दूसरा पैरेजिक या अगाध सागरी गंभीर सागरी निक्षेप, दूसरा गंभीर सागरी निक्षेप या पैरेजिक निक्षेप। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पैरेजिक कहेंगे, और उसे हिंदी में अगाध यानी गंभीर सागरी निक्षेप। सागरी मैदानों तथा गर्तों में, सागरी मैदानों तथा गर्तों में पाए जाने वाले, सागरी मैदानों तथा गर्तों में पाए जाने वाले जैविक पदार्थों के निक्षेप को, मैदानों तथा गर्तों में पाए जाने वाले जैविक पदार्थ निक्षेपों को पैरेजिक निक्षेप कहा जाता है। सिलिका और चूना की मात्रा के आधार पर, सिलिका और चूना की मात्रा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। सिलिका और चूना की मात्रा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला चूना प्रधान निक्षेप, दूसरा सिलिका प्रधान निक्षेप। चूना प्रधान निक्षेप, चूना प्रधान में आगे 1 2 कर लीजिएगा। 1 2 है ना चूना प्रधान में, तो 1 2 में क्या होगा? पहले में लिखिएगा टेरोपार्ट, चूना प्रधान लिखिएगा, इसमें लिखिएगा पहला टेरोपार्ट, दूसरा आपका ग्लोबिजेलिना,
टेरोपार्ट ऑफ ग्लोबिजेरिना। उसके बाद आपका सिलिका प्रधान में दूसरा नंबर सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान में लिखना आपको डायटम और रेडियोडेरियन। रेडियोडेरियन और डायटम, ठीक है। डाइट हाँ, दोनों ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं उसी सीक्वेंस में लिखना है। जहाँ सीक्वेंस की जरूरत होगी वहाँ हम आपको बोल देंगे, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस सर लिखना पहले वाले क्या बोले हैं? रेडियो रेडियोडेरियन और डायटम। रेडियोडेरियन एवं डायटम ये पूछा गया है, इन दोनों को पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से चूना प्रधान से, एक सिलिका प्रधान से और एक यहाँ से, ठीक है। बजरी बालू यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बनते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना। तो अभी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, कब क्या एग्जामिनर का दिमाग हो कौन सा क्वेश्चन सेट कर दे, इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। ठीक है। टेरोपार्ट लिखिए लाइन, टेरोपार्ट में टेरोपार्ट लाइन में मतलब टेरोपार्ट हैंडिंग डालेंगे उसके एक लाइन में लिखिए टेरोपार्ट होता क्या है। मोलस्का संघ के मोलस्का संघ के जीवों के मोलस्का संघ के जीवों के कैल्शियम युक्त कवकों के जमाव को कैल्शियम से युक्त कवक के जमाव को टेरोपार्ट पूंछ कहते हैं। टेरोपार्ट पूंछ कहते हैं। जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 80% होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 80% होता है। कार्बाइड क्या होता है? कार्बाइड कहाँ यूज करते हैं? कार्बाइड इसके अलावा गैस के रूप में किसे यूज करते हैं फल पकाने के लिए? साइंस के कितने लोग कितने पढ़े हैं? हाँ जी, कौन सी गैस? हाँ, एथिलीन नहीं सुना? ठीक है, एक बार साइंस बुक पढ़ी है आप लोग, ठीक है। कम से कम अभी तो 3 सब्जेक्ट चलना है, साइंस बुक साइड में लेकर चलिए, ठीक है, ताकि और चीज़ों को समझ में आएगा। तो आपको ये हो गया, टेरोपार्ट हो गया, ग्लोबिजेरिना। अगला 80%, 80। ग्लोबिजेरिना लिखिए। इसमें ग्लोबिजेरिना के जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इसमें 80% की मात्रा होती है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, और बाकी ठीक है। इसमें ये हो गया ग्लोबिजेरिना। इसमें ग्लोबिजेरिना के अवशेष पाए जाते हैं। जेरिना के अवशेष पाए जाते हैं। जिसमें कैल्शियम की मात्रा 64% होती है। हमेशा अप्रॉक्स या लगभग में करिए।
64% होती है। अब उसमें सिलिका वाले में रेडियो रेडियन ग्लोबिजेरिना कोई जीव है? क्या निक्षेप को यूज करते हैं, ठीक है, उसका मतलब पर्यायवाची है। सर ये आप बोले हैं कि मतलब ग्लोबिजेरिना के अवशेष पाए जाते हैं, ग्लोबिजेरिना है क्या? जीव है, छोटे छोटे जीव, समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, उनके निक्षेप होते हैं, मतलब क्या होते हैं, मर जाते हैं तो क्या होते हैं। इसके बाद हम जैसे भी इसके बाद तुरंत अभी जैसे भी टाइम का फाइनल कितना टाइम हो रहा है, मैं 2:18 हो गया है, मैं भी कराना है। हम सोचे थे आज क्या पढ़ाने के लिए, हम आप लोगों को सोचे थे आज परमार वृत्ति पढ़ाने के लिए, इसके साथ ही तुरंत, ठीक है, परमार दरिया ठीक है, पूरा पढ़वाने की सोचते हैं। उसमें 3 टाइप के होता है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देंगे, इसका फिर मैं करा देंगे, हाँ वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ग्लोबिजेरिना के अवशेष पाए जाते हैं जो 64% में क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। अगला कहता है रेडियो लेरियन, चूना प्रधान में आता है, ये चूना प्रधान वाले हैं दोनों, सारी वो सिलिका प्रधान है, ये चूना प्रधान हो गया, वो सिलिका प्रधान, रेडियो लेरियन। क्या हुआ, क्या कहें, टॉपिक आपको इसमें नहीं है क्या, निक्षेप नहीं है इसमें, निक्षेप नहीं है इसमें, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सविंदर सिंह में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तब उतना आप कहाँ पढ़ेंगे आप लोग, उसको थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत होगा। इतनी मोटी किताब को कौन पढ़ेगा, आप लोग प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक है। अगर पढ़ना होगा तो गूगल पे पढ़ लीजिए, ठीक है, या तो उसका हम यहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दें, ठीक है, आगे में तो वहाँ पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो वो जो है रेडियो लेरियन और डायटम, ये भी इनके अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, उनके ही अवशेष उसमें पाए जाते हैं चूना प्रधान में, जो हाँ जीव नहीं है, छोटे छोटे क्या है, समुद्री जीव है, ठीक है, ऐसा में। तो ध्यान रखना आपको इसमें क्या क्या, बजरी, बालू, सील्ड, कले, पान, ये सीक्वेंस में आपको क्या करना है, याद करना है, और इनके बारे में बताना, इनकी मोटाई आदि की चीज़ों को। इसके बाद आपका आता है जो यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। चूना प्रधान में क्या होगा आपको, टेरोकाट और ग्लोबिजेरिना। सिलिका प्रधान में क्या होगा आपको, डायटम और रेडियो लेरियन। ध्यान रखना, इन दोनों से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, परमार वृत्ति, हो क्या नाटक है क्या, वो उनके जीवों के अवशेष लिख दिए इसमें, उनके जीवों के अवशेष पाए जाए, ज़्यादा कुछ मत देखिए, तो आप लोग बोर हो जाएंगे हम लग रहा है। परमार वृत्ति क्या होता है, परमार होता क्या है, जीव होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, उसके बाद जब वो मर जाता है फिर वो वहाँ पर वो जमा होता है, फिर उसके ऊपर बनता है, फिर वहाँ मर जाते हैं, फिर वो जमा होते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पर क्या होता है, एक द्वीपनुमा बन जाता है, जैसे हमारे यहाँ का कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है, हमारे यहाँ का लक्षद्वीप है जो मूंगे की चट्टानों से बना है, पूछा जाता है। और आपका अंडमान निकोबार क्या है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो हिमालय वाले क्षेत्र वाला पोर्शन है, ठीक है, वो बीच में क्या हो गया, वो डूब गया है थोड़ा सा पोर्शन, लेकिन वो म्यांमार से होते हुए क्या करता है, वो अराकानुमा जो है वो ऐसे श्रृंखला बनाती है, ठीक है, दो चीज़ें रखना है। तो ये एक क्या होता है, जीव होता है जो आपको एक मतलब उसके एक प्रोसेस होता है, जीवन चक्र होता है, वो अपना उसी में चूने के पत्थरों को खाता है और वहीं पर वो
पढ़ता है, फिर उसी पर जीवन यापन करता है, ठीक है। और एक चलता रहता है, एक प्रक्रिया उसी पर हो, और एक बन जाता है बीज। ये इनका मतलब इनको पनपने के लिए क्या चाहिए, इनके लिए शुद्ध जल भी, स्वच्छ जल भी क्या होता है, हानिकारक होता है। एकदम मतलब साफ सुथरा जल भी क्या होता है इनके लिए हानिकारक होता है। इनके लिए टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इससे ज़्यादा टेम्परेचर उनके लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, और कम भी क्या होता है इनके लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से आपके, अवरोधक प्रवाह वृत्ति, जिन्हें बैरियर कहते हैं। दूसरा आपका तटीय प्रवाह वृत्ति, ठीक है। और आपका एक फ्रिंज हो गया, एक बैरियर हो गया, और एक एटॉल हो गया। मतलब तटीय प्रवाह वृत्ति, अवरोधक प्रवाह वृत्ति, और आपका एक होता है एटॉल, जिसे समुद्र के घोड़े के बना या वलय प्रवाह वृत्ति। 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब तटीय क्षेत्रों में, जब कोई तटीय क्षेत्र है, मान लीजिए क्या है, तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मूंगा विकसित होते हैं, विकसित हो गए, ठीक है। ये इनका स्टार्टिंग था, जिसमें क्या कहेंगे, तटी, तट के समीप विकसित हुए। इसके बाद फिर आपका अवरोधक आता है, जब यही क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, विकसित होकर क्या कर रहे हैं, एक अवरोध बना रहे हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे, और ये क्या है, ये सब जल है, ये आपका स्थल है, तट है। ये क्या है आपका, ठीक। इसके बाद तीसरे में क्या होता है आपके, तीसरे में आपकी ये चारों तरफ ऐसे हो जाता है, मतलब इस द्वीप के चारों तरफ घेरा बना लेता है। एक तटीय वाला जो होता है, अवरोधक वाला क्या करता है, चारों तरफ एक घोड़ा बनाता है, और वो क्या करती है, घोड़े की नाल की तरह दिखती है, जिसे हम लोग वलय बनाता है। एक द्वीप के चारों तरफ से वो घेर लेता है, ठीक है, जिसे हम वलय या एटॉल कहते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये इनका विरंजन कैसे होता है, जब ये ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा नाव चलाते हैं, ज़्यादा उनकी डैमेज करते हैं, और टेम्परेचर की वजह से होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो भी इसके लिए क्या हो, नुकसानदायक होता है। तो हमने बनाना एक सिंपल, मतलब एक इनके लिए आदर्श एक टेम्परेचर की ज़रूरत है, इनके लिए जल की ज़रूरत है, और एक प्रकाश, जिसे पता ना, मतलब कि एक समुद्र के एक निश्चित गहराई तक ही ले पाया जाता है। और इनके लिए क्या चाहिए, एक चबूतरा चाहिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो पनप सके, एक समतल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो पनप सके, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कल इसको पढ़कर आइएगा आप लोग, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ कर आएंगे। ये है ना इस लेवल बुक में है सबके ना, ये इसको पढ़ कर आइए, इसमें जो चीज़ समझ में आएंगी तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो लिखवा भी देंगे, ठीक है। चलिए मैपिंग करते हैं। दक्षिण अमेरिका बचा था, और हाँ, घटना चक्र की जो है, क्या नाम है, मार्केट में पुराणोलोकन है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, वो ले लीजिए आप लोग, और क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या करना है, मार्केट से वो ले लेनी है, और उसको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ज्योग्राफी की आ रही है, इंग्लिश में भी है और हिंदी भी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से आपको मार्क्स ना मिले, तो सारे एग्जाम को उसमें रखा गया है। क्या है, क्वेश्चन बैंक है, कंपोजिट किया गया है। अभी देखिए, अभी एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में पिछले संडे को, इस संडे को नहीं, पिछले संडे को आप लोगों ने पेपर देखा, उसमें पूछा था हैंगिंग वैली, पूछा था उसमें हैंगिंग वैली कहाँ बनती है, लटकती घाटी कहाँ मिलती है, हाँ जी, कहाँ मिलती है, हाँ, हैंगिंग वैली किस क्षेत्र में, किसके द्वारा निर्मित होती है,
मान लीजिए आपने उत्तराखंड के एग्जाम दे गई हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सब में क्या मानते हैं? सर वो DSA द्वारा होता है ना। होता है हमसे, आप सस्पेंस में मत हुआ करिए, ठीक है? आप क्लियर जवाब दिया करिए। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, ठीक है, आपने सही जवाब दिया, लेकिन आप सस्पेंस में थी, होता है कि नहीं होता है। ये क्या होता है, हिमालयी क्षेत्रों में होता है, इसलिए मैं उसको लिखवाया हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको अपर्दन और निक्षेप वाला करिए। ये आपको कहीं न कहीं मिलेगा कि आप जितना पढ़ रहे हैं ये बेकार नहीं जाएगा। पेशेंस रखिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग सब में माहिर हो गए, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, उत्तराखंड के पेपर को भी आप लोग एक बार जो है टेलीग्राम पे होगा, कहीं भी होगा, उसको उठाकर देख लीजिए, आप सॉल्व करिए। जितने भी इसमें फिजिक्स हैं, मतलब साइंस है, और भी चीज़ें उसको देखिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सब चीज़ें। क्या लिखा था दूसरे उनका में? झीलें लिखी थी, नदियाँ लिखी थी। नदी मालिक ना, अमेज़न अमेज़न उसका था। चलिए बोलो तो इस नदी बेसिन में फोरकास्ट स्थलांतरित कृषि को अगला लिखिए, मैगडेलेना नदी, मैगडेलेना नदी, मैगडेलेना। मैगडेलेना नदी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नदी के बाद, ठीक है? हम लोग देखेंगे, सबके पास मैप आ गया है, सबके पास है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन सी वैली है और कौन कौन से सागर हैं, वो मैप के थ्रू कराएंगे, दिखाएंगे नहीं। देखिए, मैगडेलेना नदी, ये एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। और कैरेबियन सागर में गिरती है। ये एंडीज पर्वत से निकलती है और कैरेबियन सागर में गिरती है। कैरेबियन, ये एंडीज पर्वत के दो पर्वत श्रेणी, ये एंडीज पर्वत के दो पर्वत श्रेणी, ये एंडीज पर्वत के दो पर्वत श्रेणी, कार्डिलेरा ओरिएंटल, कार्डिलेरा ओरिएंटल। मैप में दिख रहा, साइड में मैप भी रख लीजिए, आप लोग देखते रहिए। कार्डिलेरा ओरिएंटल, एवं कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नदी बेसिन के कैरेबियन निम्न तटीय भूमि, कैरेबियन निम्न तटीय भूमि, कैरेबियन निम्न तटीय भूमि, तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कैरेबियन निम्न तटीय भूमि तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला ओरिनिको नदी घाटी,
ओरिनिको नदी घाटी, ये भी ऊपर साइड में मिलेगा वेनेजुएला में, देखिए आप लोग ओरिनिको नदी घाटी। ये गियाना के उच्च भूमि से निकलकर, गियाना के उच्च भूमि से निकलकर गियाना की उच्च भूमि, ये ना ये गियाना के उच्च भूमि से निकलकर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये नदी बेसिन लानोज से आच्छादित है। ये नदी बेसिन लानोज से आच्छादित है। लानोज क्या होती है? घास के मैदान होती है। ये कौन सी घास है? उष्णकटिबंधी, यानी ये उष्णकटिबंधी घास के मैदान कौन कौन से? जहाँ लानोज लिखा है वहाँ लिख दीजिए प्राकृतिक वनस्पति, ताकि आपको पता हो लानोज क्या है। ठीक है, नेचुरल प्लांट डाल दीजिए, वेजिटेशन डाल दीजिए। पोस्टर में क्या लानोज के, जैसे कि हो गया उष्णकटिबंधी घास के मैदान कौन कौन से हैं? लानोज हो गया, कंपोज हो गया, ठीक है, पंपास हो गया। पंपास कुछ होगा पता? पंपास नहीं होगा, ठीक है। लानोज, कंपोज और ये जो यहाँ पाई जाती है, क्या कहते हैं उसको? सिलवास का, ठीक है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, सवाना, ठीक है। ये चीजें हैं चार जो होंगी आपकी, क्या होंगी? ये उष्णकटिबंधी घास के मैदान है। इसके बाद आपका जो शीतोष्णकटिबंधी घास के मैदान में आप क्या आएंगे? स्टेपीज, प्रेरी, ये सब इसे शीतोष्ण में आएंगे, ठीक है। पंपास, ये सब चीजें, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। वो घास के मैदान पर आएंगे तो वहाँ कटेंगे। तो ये लानोज से आच्छादित क्षेत्र है। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल जलप्रपात इसकी सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है। कैरोनी पर स्थित है। इसकी सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है। इसकी सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है। चलिए अगला पराना नदी घाटी, जल्दी पराना नदी घाटी, पराना नदी घाटी। पराना नदी घाटी ये ब्राजील के उच्च भूमि से निकलकर, ये ब्राजील के उच्च भूमि से निकलकर रियो दी ला प्लाटा में, रियो दी ला प्लाटा में, या आगे मतलब पोस्टर बना के अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये रियो दी ला प्लाटा में गिरती है, अटलांटिक महासागर, ध्यान रखिएगा। ये
नदी पराग्वे एवं ब्राजील के बीच, ये नदी पराग्वे एवं ब्राजील के बीच, ये नदी पराग्वे एवं ब्राजील के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात इगुआजो, इगुआजो इसी नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात इगुआजो इसी नदी पर स्थित है। पराना नदी पर, पराना नदी पर, पराना नदी पर इतियापू बांध, इतियापू इतियापू बांध दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ला प्लाटा, उसी में एक रिवर और भी है जो उससे कनेक्ट हो रही है, मैप में देखिए आप लोग। ठीक है, पराना के साथ कौन सी एक रिवर है, ला प्लाटा, दिख रहा है आप लोगों को मैप में? तो ला प्लाटा लिखिए, ला प्लाटा। ये उरुग्वे एवं अर्जेंटीना के बीच, ये उरुग्वे एवं अर्जेंटीना के बीच लगभग 30 किलोमीटर एक जॉर्डन एस्टुरी है, एस्टुरी है, ये लगभग एक एस्टुरी है। इसी में पराना एवं, इसी में पराना एवं उरुग्वे नदियां गिरती हैं, पराना एवं उरुग्वे नदियां गिरती हैं। ठीक है, और देखिए ये बड़ी बड़ी पराग्वे भी किसी में गिरती है, पराग्वे और उरुग्वे। हाँ, दो नदियां हैं, ये ला प्लाटा क्या एस्टुरी है, छोटी सी रिवर के रूप में देखिए वो एस्टुरी बनाती है, लंबा चौड़ा 30 किलोमीटर का। इसी में दोनों नदियां गिरती हैं। ठीक है, क्या है ये नदियां थी, मुख्य नदियां। इसके बाद छोटी छोटी नदियां इसमें मिलेंगी, कौन सी? अमेजन की सहायक नदियां। क्या करना है हमको? अमेजन की सहायक नदियों को थोड़ा सा मुझे उसकी दाहिने से मिलने वाली और बाएं से मिलने वाली, दाहिने से मिलने वाली मिनिमम 4, बाएं से मिलने वाली 4, ठीक है, वो लेकर आइएगा। अमेजन नदी में दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से मिलने वाली 4 सहायक नदियों को लेकर आप दिखाएंगे मुझे। कल क्या क्या करना है आपको? सागर का तापमान और आपका लवणता 20 शब्दों में। ठीक है, इसके बाद आपको परवाल भित्ति पढ़ के आना है। फिर इसके बाद आपको अमेजन की दाहिने ओर से मिलने वाली 4 सहायक नदी और बाएं ओर से मिलने वाली 4 सहायक नदी, ये आपको मैप में लड़ा करके या कॉपी में अमेजन नदी बनाना है। एक दक्षिण अमेरिका का मैप बनाना है, उसमें अमेजन नदी बनानी है, ऊपर से नीचे से जो नदियाँ उनको दर्शा के लाना है। ठीक है, और एक बार पढ़ के आइए, फिर उसके बाद पूछिए। ठीक है।